हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। पिछले ट्यूटोरियल का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, और उसके सब टॉपिक्स को हमने स्टडी किया था। और इस ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप चैप्टर एक्सप्रेशन सीरीज भी इसकी देख रहे होंगे, जहाँ पर हमने डिटेल में एक्सप्रेशन किया हुआ है। यहाँ पे तो हम खाली नोट्स पॉइंट्स लेते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट उठाते हैं, और वो है मिड 18th सेंचुरी में यूरोप की क्या कंडीशन थी। कहने का मतलब कि 1750 और उसके आसपास की स्थितियाँ, उसके बाद की स्थितियों की बात हो रही है कि सिचुएशन क्या थी कि सेंट्रल यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। नेशन स्टेट को मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको समझा चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो आज जो हम मैप में जर्मनी देखते हैं, इटली देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड देखते हैं, वो सब ऑटोनोमस टेरिटरीज़ में डिवाइडेड थे और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता था। जैसे किंगडम से तो हम भी परिचित हैं कि किंगडम्स क्या होते हैं। उसी प्रकार से और भी नेम्स हैं, डचीज़ हैं, कैंटन हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट रूलर होते थे। कहने का मतलब ये है कि एक टेरिटरी है ना, बड़ी टेरिटरी जो आज आपको दिखाई देती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज़ में डिवाइडेड थी, उनके डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स थे। और अगला पॉइंट भी ले लीजिए कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ रूल किया करती थी और डाइवर्स पीपल्स पर रूल किया करती थी। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े टेरिटरी में एक जैसे लोग तो नहीं रह सकते। उनके डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पहचान हुआ करती होगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो फॉलो करते होंगे, पर डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के अंतर्गत वो थे। जैसे इंडिया है तो इंडिया में पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। तो सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग मिलते हैं, लेकिन सब के सब एक कंट्री के अंदर रहते हैं और एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की रूलरशिप में रहते हैं। लेकिन ये एक डेमोक्रेसी है। लेकिन जहाँ की हम बात कर रहे हैं वो किंगडम्स हैं। लेकिन हम एक मैप ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये आज के यूरोप का मैप है। इस मैप में आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, मतलब जर्मनी है, फ्रांस है, सबकी डिफाइंड टेरिटरीज़ हैं, और स्पेन है। ये रहा आपका स्विट्ज़रलैंड जो हमने बोला था। ये रहा आपका इटली जो यहाँ पे ऐसे चला गया है, सी के अंदर तक फैला हुआ। ये आज का यूरोप है। ये सब नेशंस हैं, राष्ट्र हैं, और वहाँ के रूलर्स हैं जो वहाँ के पब्लिक की मर्जी से चुने जाते हैं। लेकिन तब क्या स्थिति थी कि कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं, कोई रिपब्लिक सेटअप नहीं, बस किंग्स और रूलर्स रूल किया करते थे। और डाइवर्स पीपल का मतलब ये है कि इनकी अपनी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर को वो लोग फॉलो नहीं करते थे। मतलब डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में देखने को मिलते थे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, क्योंकि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट मैटर दैट इज गिवन इन योर बुक। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी 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 सुटेबल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स फॉर 100% मार्क्स। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का हम एग्जांपल लेंगे, जिसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी कहा जाता है। मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी जो दो देश आज आपको मैप में मिलते हैं, उन दोनों को मिलाकर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। एम्पायर मतलब एक बड़ा साम्राज्य जिसके अंदर छोटे छोटे कई रूलर अलग से भी हो सकते हैं। अब देखिए ये है जो आपका इस कलर में नज़र आ रहा है, ये है ऑस्ट्रिया, ये है हंगरी। तो ये पूरा का पूरा इकट्ठा मिला के एक एम्पायर हुआ करता था। ज़रा बताइए इतने बड़े एम्पायर में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को फॉलो करने वाले लोग कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। एक छोटी टेरिटरी पे तो समझ में आता है, एक बड़ी टेरिटरी में कैसे रह सकते हैं? किसी ना किसी आधार पे तो डिफरेंसेस होंगे। लोकेलिटी डिफरेंट है, लोकेलिटी के आधार पे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। कोई पहाड़ के इलाके के रहने वाला है, कोई मैदानी इलाके का रहने वाला है, कोई फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, कहीं पे आदिवासी हैं। अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। लेकिन कोई रूलर उनको रूल कर रहा होता है। तो इसका पहला पॉइंट है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसमें टायरोल का रीजन है, ऑस्ट्रिया का रीजन है, सुडेटेनलैंड है, बोहेमिया है, गलेशिया है ना, इटली का भी हिस्सा था। इन सब पे हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज थी जो आज कुछ कंट्री के नेम में अलग, जैसे ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, इटली एक अलग कंट्री है। और इन रीजन्स में रहने वाले लोग कितने डिफरेंट थे। देखिए अलग लैंग्वेज को बोलते थे, कोई जर्मन बोलता है, कोई इटालियन बोलता है, कोई मैग्यार बोलता है, कोई पोलिश बोलता है, और लोकल डायलेक्ट्स भी हुआ करती थी, मतलब जिन्हें हम बोली कहते हैं। तो कहाँ से कलेक्टिव आइडेंटिटी बनेगी भाई? कैसे सब लोग कह सकते हैं कि हमारी पहचान एक है? इसके लिए भी हमने एक मैप आपके लिए रखा हुआ है। आप देखिए ये है हैब्सबर्ग एम्पायर। ये यहाँ पे लीजेंड दिया गया जिससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, जर्मन्स, मैग्यार्स, रोमेनियंस, क्रोट्स एंड सर्बियंस, बोहेमियंस, चेक, स्लोवाक्स, पोल, स्लोवेंस, इटालियंस। अंपायर एक है, मतलब एम्पायर इज वन, और इसका एक एम्परर जो है वो रूल करता है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इसकी एक ही पहचान है कि यहाँ पे एक एम्परर रूल करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट बोली बोलने वाले लोगों को शो कर रहा है। और आप जानते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी वेरी कोहेसिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट
provides you collective identity। हिंदी भाषी, तमिल भाषी, कन्नड़ भाषी, तेलुगु भाषी एक हो जाते हैं लैंग्वेज के आधार पे, उनकी अपनी आइडेंटिटी कम से कम लैंग्वेज के आधार पे बन जाती है। और रिलीजन भी एक बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, जो हमें पॉइंट लेना है। तो देखिए, ये है बोहेमिया, ये जो पूरा इलाका है आपका गलेशिया, यहाँ पे लीजेंड आ गया, नहीं तो यहाँ पे इटली है, ये है टायरोल। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो एक कलर नज़र आ रहा है आपको ना, मैग्यार भाषा बोलने वाले लोग हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है सुडेटन लैंड का हिस्सा। तो इस प्रकार से डिफरेंट कलर्स मीन्स उतने ही डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस लैंग्वेज के आधार पे शो किए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मिड 18th सेंचुरी का यूरोप कैसा था। यहाँ पे हमने आपको सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात बताई है। कहने का मतलब ये जो हिस्सा है और इधर वाला जो हिस्सा है, इसकी हमने बात बताई है। इसमें फ्रांस और स्पेन को हमने शामिल नहीं किया है। आगे चल के आप देखेंगे किस प्रकार से जो हमारा ईस्टर्न यूरोप है, वो बाल्टिक क्षेत्र किस प्रकार से बड़ा ही भयानक रूप लेता है और वर्ल्ड वार की तरफ हमको लेके जाता है। इंटरेस्टिंग है, पूरे चैप्टर को आप ढंग से पढ़िए और हम समझाते हैं, समझिए। तो अब ये बात आती है कि फिर ये कैसे एक रह पाते थे उस पूरे के पूरे एम्पायर में। तो उसका कारण ये है कि उनकी एक, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द कॉमन एलिजियंस या व्हाट वाज द थिंग दैट बाउंड ऑल द डिफरेंट पीपल टुगेदर, कौन सी चीज़ थी जो उनको जोड़ के रखती थी? कोई उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, कोई उनका कॉमन बाइंडिंग फोर्स था, तो वो था एलिजियंस टू एम्परर। दैट वाज द कॉमन बाइंडिंग फोर्स। जैसे हम हैं तो वी हैव अ ग्रेट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमारे यहाँ भी डिफरेंसेस हैं। बिहारी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, आंध्रा के रहने वाले लोग, द्रविड़ अपने को अलग समझते हैं। सो मेनी डिफरेंसेस, लेकिन एक चीज़ है जो हमें जोड़ के रखती है। वी आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। आवर नेशन इज़ इंडिया, सो वी ऑल आर इंडियंस। हम सारी की सारी जो डिफरेंसेस, तमाम डिफरेंस सबको इकट्ठा करके एक आइडेंटिटी दे देते हैं, वी आर ऑल इंडियंस। ये सभी देशों पे लागू होता है। हालांकि इस तरह का डाइवर्स कंट्री तो मिलना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, तो पाकिस्तान में क्या है, एक ही कंट्री, एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक ही भाषा को जनरली बोलने वाले लोग हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं। माइनॉरिटी के तो वहाँ पे कोई भी नामो निशान है ही नहीं, ना के बराबर है। वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट डिफरेंस वाला, ये समझ में आएगा आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगला जो टॉपिक है वो है एरिस्टोक्रेसी, मतलब नोबिलिटी, यानी राजा और राजा के परिवार के लोग। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं। बड़ी बड़ी हवेलियों में रहना, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक होना, शाही शान से रहना, खुद की सेनाएं भी हुआ करती थी जो किंग को मदद किया करती थीं। तो उस अरिस्टोक्रेसी का पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो है कि लैंडेड अरिस्टोक्रेसी होती थी, मतलब ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। सोशली ये डोमिनेंट होते थे, पॉलिटिकली भी डोमिनेंट होते थे, मतलब उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट पद होते थे। इसके अलावा बहुत ही कम संख्या थी, देवर न्यूमेरिकली स्मॉलर इन ग्रुप। लेकिन जहाँ पे वो जो एरिस्टोक्रेसी जहाँ पे है, उसके आसपास जो लोग रहते थे वो पीजेंट्री के ही लोग थे। तो मेजॉरिटी पीजेंट्री के बीच में न्यूमेरिकली स्मॉल न्यूक्लियस की तरह से ये लोग रहा करते थे। इसके अलावा बड़ी बड़ी स्टेट्स के रियासतों के मालिक हुआ करते थे और टाउन हाउसेज में रहा करते थे, यानी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में उनके घर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थीं। और इनका एक ही कॉमन वे ऑफ लाइफ हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि अरिस्टोक्रेट चाहे जहाँ का हो, चाहे जिस कंट्री में रहता हो, जिस नेशन में रहता हो, चाहे स्पेन का हो, चाहे फ्रांस का हो, कहीं का भी हो, उनकी जीवन शैली लगभग एक जैसी होती थी, हाई क्लास शाही जीवन शैली। और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। फ्रेंच लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड, बड़ी प्रेस्टिजियस लैंग्वेज मानी जाती थी। स्पेन में भी हैं तो भी फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन रीजन में भी हैं तो भी फ्रेंच बोल रहे हैं। और ये डिप्लोमेटिक भाषा आपकी बुक में जो लिखी गई है, मैं लिख देता हूँ कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में डिप्लोमेसी की भाषा फ्रेंच लैंग्वेज हुआ करती थी। जैसे आजकल हम लोग इंग्लिश को बड़ा प्रेस्टिजियस मानते हैं, जबकि हमारी मातृभाषा नहीं है। उनकी जो फैमिलीज़ होती थी, यानी एक अरिस्टोक्रेट फैमिली दूसरे अरिस्टोक्रेट फैमिली से मैरिज के जरिए जुड़ी होती थी, मतलब मैरिज संबंध स्थापित करते थे। बहुत ही नॉर्मल है, तो आज भी होता है, सेम कास्ट में सेम रिलीजन में लोग करने की कोशिश करते हैं। और होल्डिंग ऑफ वास्ट स्टेट्स बाय अरिस्टोक्रेट्स, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बड़े बड़े स्टेट्स के मालिक हुआ करते थे। तो ये उनका एक लक्षण हुआ करता था। अगर आप अरिस्टोक्रेट हैं तो आप बहुत बड़े मालिक हैं ज़मीनों के, रियासतों के। लेकिन ये करेक्टरिस्टिक ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का था। मान लीजिए रीजन और सर्सन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि वास्ट स्टेट्स वर हेल्ड बाय अरिस्टोक्रेट्स इन होल ऑफ यूरोप, तो आप कहोगे नहीं, सिर्फ ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा न्यू मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का एक उदय हो रहा था। जिसमें हमें पहला पॉइंट लेना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हो चुका था, वेस्टर्न यूरोप में शुरू हुआ था। देखिए, ईस्टर्न नहीं है, सेंट्रल नहीं है, वेस्टर्न यूरोप, यानी आप कह सकते हो कि इंग्लैंड की तरफ और जर्मनी का कुछ हिस्सा, फ्रांस को आप ले सकते हो। तो वेस्टर्न यूरोप में
इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से टाउन्स वगैरह बनने शुरू हुए, ट्रेड को बढ़ावा मिला और मार्केट में प्रोडक्शन पहुंचने लगा। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से मशीनों के ज़रिए प्रोडक्शन होने लगा और वो सीधा मार्केट में सप्लाई होता था और वहाँ से लोग खरीदते थे। अब पहले क्या स्थिति थी कि घरों में या छोटे-छोटे वर्कशॉप में क्राफ्ट्स बनते थे, चीज़ें हाथ से बनती थी और लोकली भी बिक जाया करती थी। लेकिन अब नया सेटअप बन रहा था, एक छत के नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री है, वो इंडस्ट्री है और प्रोडक्शन बन रहा है, इकट्ठा प्रोडक्शन बन रहा है, फिर वहाँ से सप्लाई हो रहा है, सप्लाई मार्केट में हो रहा है। तो एक नई व्यवस्था जन्म ले रही थी और इस वजह से एक कॉमर्शियल क्लास भी जन्म ले रही थी। ये है इतिहास, ये है हाउ द चेंजेस अकर इन हिस्ट्री। कॉमर्शियल क्लास क्या करती थी कि वो प्रोडक्शन और मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अंजाम देती थी, उसमें वो लगे होते थे, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा एक न्यू वर्किंग क्लास भी डेवलप हो रही थी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे वो वर्कर्स होंगे, वर्किंग क्लास एक बन रही थी। मतलब एक कॉमर्शियल क्लास हो गई, एक वर्किंग क्लास हो गई, एक नई मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही थी। मतलब समाज में नए वर्गों का उदय हो रहा था, नई क्लासेस वहाँ पे इमर्ज हो रही थी और ये अपने आप सिचुएशन के ज़रिए हो जाता है। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे। हो सकता है जो ट्यूटोरियल्स वॉच कर रहे हों उनके किसी के पेरेंट्स बिजनेस में लगे हों, कोई इंडस्ट्रीज़ के मालिक हों और कोई प्रोफेशनल्स हों, मतलब जॉब करते हों, उनको सैलरी मिलती हो। टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, है ना? इसका अगला पॉइंट है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग जो लिबरल माइंडेड थे ना, लिबरल माइंडेड होने का मतलब क्या है वो हम आगे भी देखेंगे। तो वो आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी को प्रमोट करते थे। कहने का मतलब है कि लिबरल माइंडेड लोग, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, यही लोग एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी लीडर्स हुआ करते थे। आफ्टर अवोल्यूशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, मतलब अरिस्टोक्रेटिक यानी अरिस्टोक्रेट्स के प्रिविलेजेस खत्म करने के बाद, मतलब प्रिविलेजेस बाई बर्थ आप इसको समझ सकते हो। इसका अगला हम टॉपिक जो है वो यही है कि लिबरलिज्म, ठीक है, यानी उदारवाद। तो लिबरल नेशनलिज्म वॉज अलाइड टू लिबरलिज्म। कहने का मतलब ये है कि नेशनलिज्म की हम बात करें तो इट वॉज अलाइंड विद लिबरलिज्म, यानी जो उदारवादी है वो राष्ट्रवादी भी है और राष्ट्रवादी है तो लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी के जरिए एक नेशन स्टेट की डिमांड करने के लिए वो प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। बाकी आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज में देख लीजिए। द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अमंग द न्यू मिडिल क्लासेस प्रमोटेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन ये है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल टर्म्स, जिसे हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहते हैं। तो वो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था। मतलब लिबरल पीपल हम किसको कह सकते हैं, यानी किसे कह सकते हैं कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ लिबरल आइडियाज़। तो पहली बात तो वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते थे, यानी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होती है, हर एक को मिलनी चाहिए। इसके अलावा वो कहते थे कि लॉ है तो किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं। लेकिन वो यूनिवर्सल सफरेज का सपोर्ट नहीं करते थे। एक ही पॉइंट पे मैंने दे दिया, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है कि सबको वोटिंग राइट्स का वो सपोर्ट नहीं करते थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा वो कहते थे कि भाई जो रूलर है वो लोगों के द्वारा चुना होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बाई कंसेंट होना चाहिए, सहमति से सरकार चलानी है, यानी वो डेमोक्रेसी की बात करते थे। इसके अलावा कि ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म होने चाहिए। क्लरिकल का मतलब होता है जो चर्च को विशेषाधिकार थे, है ना, एक्स्ट्रा राइट्स थे। ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई कोई कोई कंट्रोल नहीं है और राजा अपना मनमाना शासन चलाता है ना, तो वो सब खत्म होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये सारे के सारी डिमांड रखने वाले लोग लिबरल कहलाते थे और ऐसी डिमांड रखने वाले लोग कहीं ना कहीं कॉमन पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं और कॉमन पीपल को सपोर्ट करने का मतलब कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। दैट इज़ वाई नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म वर एसोसिएटेड टुगेदर। इसमें एक पॉइंट और है कि स्ट्रेस ऑन इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि जो लिबरल पीपल थे, कौन से लिबरल? लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का लेकिन सपोर्ट करते थे, यानी इसे अलग नहीं किया जा सकता। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति अब बनाइए, करोड़पति अरबपति बनिए, ये छीना नहीं जा सकता आपसे। अब इसके बाद अगला पॉइंट है लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक टर्म्स। आखिर लिबरलिज्म इकोनॉमिक टर्म्स में क्या था? पॉलिटिकल टर्म्स की तो बात हो चुकी है। तो देखिए भैया, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते थे, यहाँ पे फ्रीडम मार्केट की बात करते थे। यानी अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं, मान लो 4 स्टेट्स मैंने बना दिए, तो इसकी मार्केट अलग, इसकी मार्केट अलग, इसकी मार्केट अलग, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी मार्केट एक होनी चाहिए, यानी फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब होता नहीं कि इस मार्केट से शुरू करके इस मार्केट्स में फ्रीली जा सकें और इस मार्केट से शुरू करके पूरी मार्केट्स को होते हुए इस मार्केट में फ्रीली जा सकेंगे, मतलब लोग जा सकें, गुड्स जा सकें, कैपिटल का मूवमेंट हो सके। जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया इज़ ए कंट्री, यहाँ पे फ्री मार्केट है।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्री मूवमेंट होता है। और हाँ, ये बात दूसरी है कि जैसे अमेरिका से कोई सामान इंडिया में आ रहा है तो बॉर्डर पे टैक्स जरूर लिया जाएगा, बट येट फ्रीडम ऑफ मार्केट है। अमेरिका का सामान भारत में बिक सकता है, भारत का सामान यहाँ पे बिक सकता है। इसका अगला पॉइंट है कि जो लिबरल इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम लिबरलिज्म को देखें तो वो ये कहते थे कि भैया रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिमूव होने चाहिए, अबॉलिश माने खत्म होने चाहिए। गुड्स एंड कैपिटल, यानी गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव कर सकें। कैपिटल का मतलब जो भी पैसा का मूवमेंट है, और एक इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी बनाई जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो आइडियाज़ हैं नेशनलिज्म की तरफ लेके जाते हैं। जब वो रुकावटें ख़त्म कर देंगे और फ्रीडम की बात करेंगे मार्केट की, तो कहीं ना कहीं एकता को तो बढ़ावा मिलेगा ही ना। और एकता को बढ़ावा मिलने का मतलब नेशनलिज्म की भावना मन में आना। अगला पॉइंट इसमें यह है कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन को ऐसा माना गया कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन वाज सपोज टू बूस्ट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ मार्केट करेंगे तो लोग अलग अलग क्षेत्रों में रह जरूर रहे हैं, उनके आपस में डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वो एक होंगे, मतलब उनका इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होगा। तो धीरे धीरे आइडिया को बूस्ट मिलेगा, मतलब बल मिलेगा नेशनल यूनिटी को। लोग ये भी सोचेंगे यार अगर हम सब लोग एक फ्रीडम ऑफ मार्केट में रहते हैं, एक ही इकोनॉमिक हिस्सा है, तो क्यों ना कहो हम हमारी अपना खुद का एक अपना नेशन भी हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन कोई भी आएंगे आपको इससे रिलेटेड लिबरलिज्म और ये सब कुछ, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। लेकिन यहीं पे आपको जॉल्वेरिन को भी पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है जॉल्वेरिन, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन जर्मनी। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। अगर आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली पाबंदियाँ हटेंगी तो राष्ट्र भी एक हो सकता है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट लेना है कि नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था। कहने का मतलब ये जो जर्मनी आप यहाँ देख रहे हैं आज के मैप में, तो ये इस समय इस तरह नहीं था। ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइडेड था, जहाँ पे डिफरेंट रूलर्स रूल करते थे। तो वो 300 से ज़्यादा था, लेकिन इसको कुल मिला के 38 या 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया था नेपोलियन ने। वास्तव में देखिए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, कभी रोमन एम्पायर हुआ करता था। कौन सा एम्पायर हुआ करता था, आपने नाम जरूर सुना होगा, रोमन एम्पायर। इसको भंग किया, डिसॉल्व किया नेपोलियन ने। जब डिसॉल्व कर दिया तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स का। और फिर उसका बाद में प्लान रहा होगा कि मुझे यहाँ क्या करना है, क्योंकि नेपोलियन ने इस पूरे इलाके को जीता था, तो उसने ये काम किया। तो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैंने ये बनाया है आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स, यानी मार्केट मतलब जो मूवमेंट है गुड्स का और कैपिटल का, इनमें मूवमेंट में कोई रुकावट अगर पैदा करता है तो उसे इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स कहेंगे। और ये ऑब्स्टेकल्स कस्टम बैरियर के रूप में होते हैं, डिफरेंट करेंसीज के रूप में होते हैं, और डिफरेंट वेट्स एंड मेजर के सिस्टम के रूप में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, अब पता चला कि इन डिफरेंट इलाकों में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो हर जगह एक कस्टम बन गया। कस्टम का मतलब होता है कि बॉर्डर, दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में। और अगर आप यहाँ से सामान लेके जा रहे हो तो यहाँ पर आपसे मांग लिया गया टैक्स कि भाई अगर आपको हरियाणा में एंट्री करनी है, या यूपी में एंट्री करनी है, या यूपी से बिहार में एंट्री करनी है, तो भैया हमारा स्टेट का जो बॉर्डर है वहाँ पे टैक्स दे दो आप। उसे कहते हैं, पहली बात तो वो जो बॉर्डर बना है उसे कस्टम बैरियर कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपने कस्टम लगा दिया, टैक्स ले रहे हो तो कस्टम बैरियर बन जाएगा। बैरियर माने रोक, और कस्टम बैरियर मतलब वहाँ पे आपको टैक्स देना है। कस्टम ड्यूटी जिसे हम कहते हैं वो आपको देना है। हालांकि कस्टम ड्यूटी देशों के बीच में होती है, राज्यों के बीच में नहीं होती, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति हो तो आपने कस्टम तो चुकाया और अंदर आप प्रवेश भी कर गए, लेकिन अब वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि यार वहाँ की करेंसी डिफरेंस है, आप जहाँ से वहाँ की करेंसी डिफरेंस है। यहाँ पे 1 किलो का वाट अलग है, वहाँ पे 1 किलो का जो जिससे तौल की जाती है वहाँ डिफरेंट अमाउंट्स हैं। यहाँ करेंसी की वैल्यू दूसरी है, वहाँ करेंसी की वैल्यू दूसरी है, जैसे रुपीज़ एंड डॉलर। तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। ये सारे के सारे इन्हें हम कहते हैं बैरियर्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें। चूँकि ये जो है ट्रेड और बिजनेस और इन सब से चीज़ें, मतलब जहाँ पे पैसे का लेन देन हो जाए, जहाँ पे अर्निंग की बात आ जाए, जहाँ पे इनकम की बात आ जाए, वो इकोनॉमिक हो जाता है। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाए वो पॉलिटिकल हो जाता है, और जहाँ पे सोसाइटी लोग रहने उनके रिलेशन की बात आती है तो वो सोशल हो जाता है। अगला पॉइंट ये है कि फिर ये बात उठी कि भाई एक कस्टम यूनियन क्यों ना बना दिया जाए, जिसे जॉल्वेरिन कहा गया, जॉल्वराइन भी आप कह सकते हो। 1834 में प्रशिया की इनिशिएटिव पे जर्मन स्टेट्स साथ आए और एक कस्टम यूनियन इस्टेब्लिश हुआ जिसको जॉल्वेरिन कहा गया। पहली बात तो जो जर्मन कॉन्फेडरेशंस थे 38-39 स्टेट्स, आपकी बुक में लिखा गया 39,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट 39 स्टेट्स थे, सॉवरेन थे, अपने आप में स्वतंत्र थे, अपना शासन चलाते थे, लेकिन प्रशिया उसमें सबसे बड़ा स्टेट था जर्मन कॉन्फेडरेशन का। तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट आप कह सकते हो जॉल्वरिन का, जो उसने अदर स्टेट से करने की कोशिश की कि भैया ऐसा है कि प्रशिया के साथ साथ और कुछ स्टेट्स आ जाएं, उन स्टेट्स में हम एक इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी बना देंगे और सामान और कैपिटल और लोगों का मूवमेंट फ्री रहेगा। जैसे आज इंडिया और नेपाल में लोग चले जाते हैं, चले आते हैं, कोई आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, आते जाते रहते हैं लोग। बाकी आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर वॉच कर लीजिए, फिर आप ट्यूटोरियल को वॉच करिए। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कैसे आप कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के जाने नहीं वाला है, यू विल गेट 100% मार्क्स। तो व्हाट वाज जॉल्वरिन? इट वाज कस्टम यूनियन। कब? 1834 में। किसके इनिशिएटिव पे? प्रशिया के इनिशिएटिव पे। कौन स्टेट शामिल थे? जर्मन स्टेट शामिल थे। हाँ, बाद में जो है उसमें धीरे धीरे कई स्टेट्स आ जाते हैं, शुरू में सारे के सारे नहीं थे। इसके बाद जो है कस्टम यूनियन बना कैसे? टैरिफ बैरियर्स ख़त्म कर दिए गए, करेंसीज़ की संख्या ख़त्म कर दी गई। करेंसीज़ जो हैं जैसे 38 39 स्टेट्स हैं तो उनको 2 में रिड्यूस कर दिया गया। द करेंसीज वर रिड्यूस टू 2, सिर्फ 2 प्रकार करेंसीज काम कर रही थी। और मोबिलिटी बढ़ गई, रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, मूवमेंट फास्ट हो गया। ये जो मैंने आपको बताया था कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और बीच में मतलब यहाँ तो सॉवरेन नेशन की बात हो रही है, अलग अलग मतलब उनके अलग अलग रूलर्स हैं, पूरे पूरे देश हैं अपने आप में वो। तो यहाँ पे जो टैक्स लिया जा रहा है उसे जो जो है इसको टैरिफ बैरियर भी कहा जाता है। आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया किस प्रकार से हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग के बीच में जाता था। बात 1833 की हो रही है, तो उसे 11 कस्टम बैरियर को पास करना पड़ता था, 11 जगह उसे टैक्स देना है, डिफरेंट वेट्स एंड मेजर, डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट कैलकुलेशंस, सो टीडियस। 1834 में जाके उसको जॉल्वरिन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की गई। चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दीजिए, ज़रूर देखिए, अगर कुछ इरादा है आपका 100% मार्क्स का। जब रेलवेज़ की बात आई है तो पॉइंट आप ले लीजिए कि रेलवे डेवलपमेंट ने जो है मोबिलिटी बढ़ा दी, मोबिलिटी ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, मतलब एक डेवलपमेंट भी हो रहा था उस वक्त। इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फीलिंग को जगा रहा था। इसी में आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, फ्रेडरिक लिस्ट की बात की गई है, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी। 1834 में उन्होंने लिखा था किस प्रकार से, यहाँ मैं कोड दिखा रहा हूँ आपको जो आपकी बुक में है। द एम ऑफ द जॉल्वरिन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। जब लोग फ्रीली मूव करेंगे, एक दूसरे के घर आए जाएंगे, मतलब एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, तो लोगों में दोस्ती बढ़ेगी, याराना बढ़ेगा, वो एक होने की कोशिश करेंगे। और जब अलग थलग पड़े रहेंगे तो डिफरेंसेस बने रहेंगे, यूनिफिकेशन कैसे होगा? तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन विल लीड टू नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए एक पॉइंट भी ले लेते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब यही जॉल्वरिन से इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के रूप में जाना गया है। इससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी हमारी फीलिंग्स में नेशनलिज्म आ जाता है। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। अगला जो ट्यूटोरियल हमारा होगा वो होगा न्यू कंजर्वेटिज्म में हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे क्या है कुछ है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, क्या आप नया जानना चाहते हो और किस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहते हो। We will try to do that. Bye bye. Study well and take care.